गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। ये आपका इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी वो आपका NSQF लेवल 5 को फॉलो करेगा। ये आपका लेसन नंबर 1 है और लेसन का नाम है आपका ऊर्जा के स्रोत, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हो सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा स्रोत के बारे में, ऊर्जा का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में जानेंगे, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विभिन्न आधारों पर तुलना करेंगे और ऊर्जा स्रोत के शेयरिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं और जानते हैं कि ऊर्जा स्रोत क्या होता है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऊर्जा स्रोत से तात्पर्य है काम करने की क्षमता, या फिर सिंपली इसे आप क्षमता कह सकते हैं। तो कोई भी कार्य करने की क्षमता, चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की हो या फिर मशीनों की हो, वह जितना कार्य कर सकता है उस कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे हम ऊर्जा कहेंगे। अगर इंसानों की बात करें तो एक इंसान की जो भी कार्य करने की क्षमता होगी वो उसके अंदर निहित उसकी ऊर्जा कहलाएगी। वही अगर हम मशीनों की बात करें तो एक मशीन मैक्सिमम कितना कार्य कर सकता है, आप उसको ईंधन देते हो, उसको आप बिजली देते हो या फिर जो भी उसका इनपुट चाहिए वो आप दे देते हो, उसके बाद वो मैक्सिमम कितना कार्य कर सकता है वो उसकी कार्य करने की जो क्षमता होगी वो उसकी अंदर की निहित ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऊर्जा क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो घरेलू हो, उद्योग से संबंधित हो, संचार हो, परिवहन हो, रक्षा या कृषि हो या फिर कोई भी आपका कोई भी पार्ट हो, वहां पर आपका ऊर्जा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर घरेलू की ही बात ले लें तो हमारे घरों में विभिन्न हम लोग चीजों को यूज करते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए आप ईंधन का उपयोग करते हो, आप अपना पंखा है, टीवी है, कूलर है, कोई भी इस तरह के विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हो। तो ये सब जो भी चीजें आप यूज करते हो घर में, चाहे वो कुछ भी हो, मैकेनिकल हो यानी कि यांत्रिक चीजें हो या फिर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज हो, उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर खाना बनाने की बात करें तो जब तक आपको ऊष्मीय ऊर्जा नहीं मिलेगा आपका खाना नहीं बन पाएगा। जब तक आपके घर में विद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी आप टीवी नहीं चला पाओगे, कूलर नहीं चला पाओगे, पंखे नहीं चला पाओगे। इसके अलावे हर चीज जैसे संचार है, परिवहन है, रक्षा है या कृषि है, हर चीज के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़े। ऊर्जा संसाधनों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला हो गया आपका ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जिसे इंग्लिश में कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और दूसरा हो गया आपका ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, जिसे इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। आपको इसके हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नेम भी याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है और आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो आपका हिंदी मीडियम में होता है, जितने भी बुक्स आपके आते हैं वो हिंदी मीडियम में आते हैं। इसलिए मैंने पूरा जो भी पीपीटी है, जितने भी क्लासेस हैं, वो मैंने कोशिश की है कि वो हिंदी में ही बनाऊं। लेकिन जहाँ पर इंग्लिश वर्ड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वहां पर मैंने इंग्लिश वर्ड भी लिख रखा है और वो आपको जानना है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो वन बाय वन हम इन स्रोतों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पारंपरिक यानी कि वैसे स्रोत, ऊर्जा के वो स्रोत जो शुरू से ही हमारे परंपरा में हैं, यानी कि जब से यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में या फिर कहें हमारी पृथ्वी पे
जब से जीवन का आरंभ हुआ है तभी से हम लोग जिन ऊर्जाओं को यूज करते आ रहे हैं, जिनका प्रयोग करते आ रहे हैं, वो आपके पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे जैसे ही पृथ्वी पर जैसे ही अगर मनुष्य की ही बात करें तो आदि मानव शुरू से ये जानते थे कि अगर हम किसी चीज से आग अगर जलाते हैं तो उससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति होगी और वो उससे खाना भी बना सकते हैं, अपने भोजन को भी वो बना सकते हैं। तो वहां पर आग जलाने का माध्यम शुरुआत में सबसे पहले हम लोग लकड़ी यूज करते थे। तो लकड़ी किसके अंतर्गत आएगा? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, मतलब वैसे स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत जो शुरुआत से ही परंपरा में थे, तो उन्हें हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ऊर्जा के वैसे पारंपरिक स्रोत जो कि प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है, मतलब ये प्रकृति में पहले से ही थे, प्राकृतिक है, इसे आपने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, प्रकृति ने ही बनाया है लकड़ी को, आप उसे बनाते नहीं हो किसी फैक्ट्री में। एवं नियमित रूप से कई वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे ऊष्मा है, प्रकाश, भोजन, बिजली, ये सभी का उत्पादन करने के लिए ईंधन के रूप में हम लोग शुरू से ही इसे स्वीकार किए हैं। तो वो सारे ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो पारंपरिक स्रोत हैं, मतलब वैसे स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत जो शुरू से परंपरा में हैं, वो प्राकृतिक हैं और ऊष्मा, प्रकाश, भोजन और बिजली का उत्पादन करने के लिए ईंधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं, वो आपके ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाएंगे। इसमें सबसे अच्छा जो मेन जो भी आपका एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे लकड़ी हो गया, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने लकड़ी, जो कि मैन मेड नहीं है, प्राकृतिक है, ठीक है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, तो आपका लकड़ी जो हो गया वो आपका हो गया पारंपरिक स्रोत। जीवाश्म ईंधन, ये भी आपका हो गया पारंपरिक स्रोत, जो कि प्राकृतिक रूप से ही हमारे पृथ्वी पर मौजूद था। गाय का गोबर का केक, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में उपला भी कहते हैं, तो ये सब आपके ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। इन सारे जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत, उसमें सबसे ज्यादा जिनका उपयोग किया जाता है वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये हमारे पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा ईंधन के रूप में जाना गया है। तो आइए जानते हैं जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का तात्पर्य है पौधों और जानवरों के अवशेषों से। ठीक है, अगर हम जीवाश्म शब्द का संधि विच्छेद करें तो हम पाते हैं कि जीवाश्म जो होता है वो जीव प्लस अश्म से बना है। जीव का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, और अश्म का मतलब होता है पत्थर, यानी कि वैसे जीव जो कि कालांतर में पृथ्वी के नीचे दब गए और कई वर्षों तक पृथ्वी के अंदर बिना हवा के एब्सेंस में पृथ्वी के नीचे दबे रह गए, तो वो चट्टानों में तब्दील हो गए। तो उन चट्टानों को ही हम जीवाश्म कहते हैं। वो आप तो वो आपका जो चट्टान बना था वो हमें कोयला के रूप में मिल जाता है, और वो कभी कभी आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके वो हमें पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस के रूप में भी मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जीवाश्म आप समझ गए होंगे, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीवाश्म ईंधन सबसे बड़ा पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत क्यों रखा गया है। क्योंकि आप ज्यादातर जो भी ईंधन के रूप में आप प्रयोग करते हो, जिन भी स्रोतों को उपयोग करते हो, उसमें आपका कोयला शामिल है, तेल यानी कि पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम से निकले सारे अवयव शामिल हैं। जैसे आपका हो गया पेट्रोलियम से ही आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, वैसलीन मिलता है, और भी नेचुरल गैसेस भी मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो कि आप दिन प्रतिदिन यूज करते हो, उसका प्रयोग करते हो। उसके बिना समझिए हमारी जिंदगी अधूरी हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप कि जीवाश्म ईंधन को हमने सबसे बड़ा पारंपरिक स्रोत क्यों माना है, और जीवाश्म होता क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जीवाश्म यानी कि वैसे पौधे या जानवर जो कि प्राकृतिक, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि आपका हो गया भूस्खलन, यानी कि जो भूकंप होता है उसे भूस्खलन कहते हैं, या फिर बाढ़ हो गया, तो उसमें जीव जंतु जो मृत हो जाते हैं, चाहे वो पौधे हो या जीव जंतु हो, वो मृत होकर के किसी वजह से पृथ्वी के अंदर दब गए और वो कभी भी हवा के संपर्क में नहीं आए, बिल्कुल वो उसमें दबे रहे, तो वो कई हजारों साल वो चट्टान के फॉर्म में वो तब्दील हो जाते हैं।
तो उन्हें ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। ये जितने भी पारंपरिक स्रोत हैं वह ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहे जाते हैं। इनको आखिर हम गैर नवीकरणीय स्रोत क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। एक्चुअली गैर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। नवीकरणीय आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, नवी प्लस करणीय। नवी मतलब नया, करणीय मतलब करने योग्य। मतलब जो भी ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम नए तरीके से फिर से बना सकें, नए तरीके से फिर से, गैर का मतलब नहीं बना सके, ठीक है, जिन्हें हम फिर से नया नहीं बना सकते हैं उसे हम पारंपरिक स्रोत कहें। इसीलिए ये चूंकि पारंपरिक स्रोत जो है वो कई हजारों साल लग जाते हैं उन्हें बनने में, तो आप अगर अभी खत्म हो जाएगा, अभी के अभी आपको अगर कोयला बनाना है तो आप तुरंत कोयला नहीं बना सकते हो, ठीक है, मतलब इन्हें तुरंत आप नया नहीं कर सकते हो, गैर नवीकरणीय हो गए वो, इसलिए इनको हम गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, तो गैर नवीकरणीय स्रोत क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनको हम तुरंत नया नहीं बना सकते हैं वो आपके गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को का एक और नाम दिया गया है गैर नवीकरणीय। क्यों दिया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चूंकि कई सालों, कई हजारों साल बन जाते हैं इन सारे पारंपरिक स्रोतों को बनने में, इसलिए ये अगर एक बार इनका हमने बड़े पैमाने पर प्रयोग चूंकि अब करते भी हैं, और तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि इनके जितने भी भंडार हैं वो आपके खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ऊर्जा के स्रोत आखिर मिलेगा कैसे। हम लोग तो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट थे शुरुआत में। ठीक है, इसलिए हमें क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ी नए स्रोतों को ढूंढने की, वैसे स्रोत जो कि नवीकरणीय है। ठीक है, गैर नवीकरणीय नहीं, वैसे स्रोतों की को ढूंढने की आवश्यकता पड़ी जो कि नवीकरणीय हो, मतलब जिन्हें हम दोबारा खत्म होने पर वो दोबारा से बनाया जा सके। तो इसलिए अब एक नया स्रोत हमारे आया है जो कि कहलाता है आपका गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि ये शुरू से परंपरा में नहीं थे, इन्हें हमने बनाया है। ये ऐसे ये सब मतलब इन्हें जो भी ऊर्जा के स्रोत हमने बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने उन्हें बनाया है और इन्हें हम नया फिर से बना सकते हैं। और इन ऊर्जा के स्रोतों को बनाने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता पड़ी है वो शुरू से ही प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो उन स्रोतों को हमने गैर पारंपरिक स्रोत कहा है। समझ में आ गया होगा कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पारंपरिक स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी जो भी आपका स्टोरेज है प्रकृति में वो लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आ सकता है कि जिस तरह से हमारा जो देश है और पूरा जो वर्ल्ड है वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपके जितने भी पारंपरिक स्रोत है उनका जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाए। और अगर खत्म हो जाएगा तो फिर अगर आपके पास गैर पारंपरिक स्रोत नहीं होगा तो फिर सारी की सारी दुनिया जो है वो ठप पड़ जाएगी। तो इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, और फिर इन्हें ये गैर पारंपरिक स्रोत वैसे स्रोत हैं जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, नए तरीके से इसको बना सकते हैं। और इसके लिए इन्हें बनाने के लिए जो ईंधन की यहाँ पर जो ईंधन की आवश्यकता पड़ी है वो ईंधन वैसे हैं जो प्रकृति में पहले से ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और वो खत्म कभी नहीं होंगे। तो आते हैं वन बाय वन इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर यहाँ पर जो लिखा है उसके बारे में जानते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का एक विकल्प ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। और इसका एक और कारण यह है क्योंकि हमने ऐसा तो सोचा 1973 में क्या हुआ कि एक तेल संकट आया था, जिसकी वजह से तेल संकट की वजह से हमें काफी हानि झेलनी पड़ी थी। तब हमें समझ में आया था, रियलिटी समझ में आई थी कि हमें सिर्फ पारंपरिक स्रोतों पर नहीं गैर पारंपरिक स्रोतों की ओर भी जाना चाहिए। और तब चूंकि शुरुआत पहले भी थोड़ा गैर पारंपरिक स्रोत हमारे अवेलेबल थे, पर उनकी लोकप्रियता जो है वो 1973 में इसने हासिल की। ठीक है, 1973 के बाद गैर पारंपरिक स्रोतों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू हो गया और तब इनका जो उपयोग है वो बड़े पैमाने में शुरू हो गया। ऊष्मा और शक्ति उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सूर्य हो गया, हवा है, जैविक अपशिष्ट है, गर्म झरने, ज्वार आदि। इन सारी चीजों से भी आप ऊष्मा और शक्ति पा सकते हैं और ये सब गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत
आते हैं, जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पहले से ही है। इनको नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आप इसे दोबारा से बना सकते हो। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, इन ऊर्जा के स्रोतों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये प्रदूषण मुक्त है, इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलता है। ठीक है। और वही अगर हम पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि एक अगर सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम कोयले की ले लें तो उससे कितना प्रदूषण हो सकता है, ये इसका अंदाजा तो आपको पहले से ही होगा। जहां पर भी कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में जलाया जाता है, आपके घरों में जहां पर खाना बनाया जाता है कोयले पर, वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है, उसके धुएं के पास रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप जान सकते हो कि पारंपरिक स्रोतों को आप अंदाजा लगा सकते हो कि पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने से प्रदूषण कितनी मात्रा में फैल सकता है। वही अगर नवीकरणीय स्रोत यानी कि गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये स्रोत प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और वे लगातार उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये आसानी से समाप्त भी नहीं होंगे और इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर हम सोलर प्लेट से जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसका ही एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर हमें विद्युत ऊर्जा तो मिल जाती है सोलर प्लेट से, और सोलर प्लेट से विद्युत ऊर्जा पाने के लिए आपको ईंधन की कौन से ईंधन की आवश्यकता पड़ती है? सौर ऊर्जा की, है ना। तो सौर ऊर्जा तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जब तक सूर्य है तब तक आपको सौर ऊर्जा मिलेगा और तब तक आप सौर प्लेट से विद्युत ऊर्जा पा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नवीकरणीय स्रोत, क्योंकि इसके जो ईंधन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम टाइडल वेव से जो विद्युत ऊर्जा बनाते हैं उसकी बात करें तो टाइड जो है समुद्र में हमेशा ही टाइड यानी ज्वार भाटा, तो समुद्र में ज्वार भाटा हमेशा ही आता रहेगा। कब तक? जब तक कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है तब तक ज्वार भाटा आता ही रहेगा। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभी तो खत्म नहीं होने वाला है, जब तक पृथ्वी है तब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी है और तब तक ज्वार भाटा भी है और तब तक आप इसका, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है और इससे आप एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, उसके लाभ के बारे में जान गए होंगे, इनके नवीकरणीय स्रोत क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आप जान गए होंगे, और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं इनके कंपैरिजन पे। ठीक है। इन दोनों को हम तुलना करते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की तुलना करते हैं कि किस ये में किस आधार पे कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है वो बेटर है। ठीक है। तो तुलना का आधार हम लेंगे, पहला कॉलम जो होगा उसमें तुलना का आधार होगा, दूसरे कॉलम में हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में जानेंगे और तीसरा कॉलम आपका होगा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो चलिए पहला जो आधार है वो इसका हम डेफिनेशन के बारे में यानी कि इसके अर्थ के बारे में लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वैसे स्रोत हैं जो आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में है। ठीक है। और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत वैसे स्रोत हैं जो कुछ दशकों पहले पहचाने गए और स्रोतों का संदर्भित करते हैं। ठीक है। जैसे ऊर्जा का स्रोत सोलर रेडिएशन जो है वो तो शुरुआत से था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सोलर रेडिएशन से हम कपड़े तो सुखाते थे, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उससे हम विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये बस कुछ दशकों पहले ही हम उसके बारे में जान पाए। हवा तो पहले से ही बहती थी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शुरुआत से ही था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि टाइड के एनर्जी को भी हम रिस्टोर कर सकते हैं, उसको हम विद्युत ऊर्जा में भी उपयोग कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। इन चीजों के बारे में हमें नहीं पता था। विंड एनर्जी को भी हम विद्युत ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब हमें हाल ही में पता चला है, कुछ दशकों पहले ही इनको पहचाना गया है। इन ऊर्जा के स्रोतों के बारे में कब पहचाना गया है? जब हमें ये पता चला कि पारंपरिक स्रोत खत्म भी हो सकते हैं। जब 1973 में जो तेल वाला जो घटना हुआ था, तो उसके बाद हमें पता चला कि गैर पारंपरिक स्रोत कितने इम्पोर्टेंट है, और तब इनको जानना और पहचानने के प्रति रिसर्च शुरू हुआ और तब ये एग्जिस्टेंस में आए, तब ये लोकप्रियता हासिल हुआ इनका। ठीक है। अब आते हैं तुलना का आधार, अब हम लेते हैं उपलब्धता के बारे में। ठीक है।
तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो थे अधिक खपत के कारण ये समाप्त हो सकते हैं, तो इनकी उपलब्धता जो है वो रिलायबल नहीं है, ये खत्म हो सकते हैं क्योंकि इनके जो स्रोत हैं वो सीमित मात्रा में प्रकृति में अवेलेबल हैं। वही अगर हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ये समाप्त नहीं हो सकते हैं, ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से प्रदूषण प्रचुर मात्रा में होता है, यह पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और वही गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो यह पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण का कारण भी नहीं बनते हैं। अगर हम उपयोग के बारे में बताएं तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत मुख्य रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। शुरुआत की जो प्रारंभिक जो इंस्टॉलेशन जो इसका कॉस्ट है वो कम होता है, तो इस वजह से और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इनको औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। वहीं अगर गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ये घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कोई एक फैक्ट्री जो है वो सोलर प्लेट से या फिर विंड एनर्जी से ही पूरा का पूरा संचालित हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ कारण है जिसको बाद में इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आधार लें व्यय के बारे में तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो हैं वो थोड़े महंगे हैं, और वही गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ये तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद इनसे ऊर्जा जो है वो बहुत कम खर्चे में आप पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुलना पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में। तो इनसे आपको पता चला कि गैर पारंपरिक स्रोत बहुत हद तक पारंपरिक स्रोतों से बेहतर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये आपका जो डेटा है आपका दिया है वो CEA के द्वारा दिया गया है, मरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के द्वारा। ये 2018 30 सितंबर 2018 का डेटा है जिसमें डिफरेंट जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे हम कितने परसेंट मतलब कितना परसेंट उनका योगदान है पूरा इंडिया में। ये आपका इंडिया का ही डेटा है, तो हमारे जो इंडिया जो हमारा भारत देश है उसमें कौन से ऊर्जा का कितना प्रतिशत योगदान है, कितना प्रतिशत हम उसे उपयोग में ला रहे हैं उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर आप कोल की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर कोयला का दिया गया है, तो टोटल जितने भी ऊर्जा अवेलेबल है चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो, तो उसमें जो कोल है सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। देख सकते हैं आप 56.23%, मतलब आधा से ज्यादा जो ऊर्जा है वो कोयले पर डिपेंड है ना। अगर हाइड्रो की बात करें सेकेंड नंबर पे आपका आता है हाइड्रो। हाइड्रो की बात करें तो 13.04% जो है वो हाइड्रो पर डिपेंडेंसी है, और जो गैसेस हैं LPG गैस वगैरह जो यूज करते हैं उसका जो आपका शेयरिंग है वो 7.13% है। न्यूक्लियर का बहुत कम है 1.94%, डीजल 0.24%, और बाकी जो बचा आपका 21.4% वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का है। सिर्फ इतना ही परसेंटेज टोटल जो भी ऊर्जा हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसमें सिर्फ 21.4% ही हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। इन रिन्यूएबल एनर्जी में विंड का सबसे ज्यादा योगदान है 9.93%, सोलर का है 7.46%, बायो पावर का 2.70%, स्मॉल हाइड्रो का 1.29%, ठीक है। और टोटल ये जितना भी आपका यहाँ पर बना है उसमें 0.04% जो पावर है वो वेस्ट हो जाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करने में कुछ न कुछ जो पावर है वो वेस्ट हो ही जाता है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अभी जो डिपेंडेंसी अभी भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस तो खैर हम लोग उपयोग में ला ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर पारंपरिक स्रोतों पर ज्यादा डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं इस डेटा से। लेकिन अभी इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन चलते आ रहे हैं और ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि फ्यूचर में कोल के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें, रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम लोग मैक्सिमम ऊर्जा का स्रोत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही हमें मिले।
और अगर ऐसा हो जाता है, तो ऐसा अगर संभव होता है, तो हमारा जो देश है और वो काफी ही प्रदूषण मुक्त हो सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने क्या क्या जाना है उसको फिर से मैं एक बार वाइंड अप कर देती हूँ। आज आपने ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जाना, उसका वर्गीकरण के बारे में जाना, गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, गैर पारंपरिक स्रोतों को आप गैर अनवीकरणीय क्यों कहते हैं, ये स्रोत होते क्या हैं, नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, नवीकरणीय स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीजों के बारे में आज आपने जाना। और कौन से ऊर्जा के स्रोत का कितना % शेयरिंग है हमारे इंडिया में, टोटल जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें कितना % कौन से ऊर्जा के स्रोत का शेयरिंग है उसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी जनन केंद्र के बारे में। ठीक है, तो जनन केंद्र के वर्गीकरण के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी क्लास इस तरीके से हिंदी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको इंग्लिश में तो आसानी से मिल जाएगा, पर हिंदी में नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी लोग जो हिंदी में क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, सबके पास ये जो आपका वीडियो है ये पहुंच सके, इसके लिए आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।